नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के बड़ी खबरों से। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां जूना अखाड़े के दिवंगत महामंडलेश्वर और जाने माने संत रहे पायलट बाबा की मौत की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। बता दें कि पायलट बाबा के एक शिष्य संत ब्रह्मानंद गिरी ने एसएसपी हरिद्वार को पत्र भेजकर आश्रम के कुछ संतों पर पायलट बाबा के इलाज में लापरवाही बरतने और करोड़ों की संपत्तियां को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की जांच की मांग की थी। अब देखिए, बाबा जी पिछले 3 वर्षों से ही बीमार थे और उनका इलाज मतलब नेशन वाइड में जो कहे, जब यहाँ थे मैक्स में देहरादून में इलाज होता था। एक अहमदाबाद का बहुत अच्छा हॉस्पिटल, वहाँ इलाज हुआ है, अपोलो में हुआ है, कोकिलाबेन में हुआ है। लास्ट में कोकिलाबेन में ही बाबा जी अंतिम सांस लिए हैं। तो ये सारे हॉस्पिटल वन ऑफ जेम्स ऑफ इंडियन मेडिकल सोसाइटी, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अपोलो से अच्छा, कोकिलाबेन से अच्छा। और जब हम पेशेंट लेके आप ही हम कोई भी पेशेंट लेके जाते हैं हॉस्टल में भर्ती करने के बाद में, सारा दायित्व तो डॉक्टरों को होता है कि न कि पर्सन का। मेडिकेशन कौन करेगा? नर्स करती है। और बाबा जी आईसीयू में थे, गंभीर मतलब सघन चिकित्सा प्रणाली में थे, तो वहां तो आप अपने आप एक टेबलेट भी नहीं खिला सकते, नर्स खिलाएगी। जो भी करना नर्स कराएगी, मिलने भी नहीं देंगे। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा विजिटर अलाउड होता है। तो लापरवाही की बात कहाँ से आती है? स्वामी जी, फिर क्या कारण हो सकते हैं कि जिस तरह से ब्रह्मानंद या उससे पहले संजय गिरी भी बहुत गंभीर आरोप ही लगा चुके हैं? उनकी जांच की जानी चाहिए। कुछ लोगों ने जानबूझकर संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे इससे पहले। ब्रह्मानंद का लेटर भी कहेंगे? देखिए, अब उस विषय में संपत्ति का नहीं हूँ मैं, सिर्फ बोल क्या रहा हूँ आप लोगों को। जो आप लोग आए हैं, क्योंकि चूंकि यहाँ पे जो माता लोग हैं वो यहाँ नहीं है, इसलिए आप लोगों को निराश भी नहीं भेजा जा सकता। तो हमारे व्यवस्थापक मुक्तानंद जी ने मुझे आप लोगों से बात करने के लिए बोला। जानकारी जो उनके पास है वही मेरे पास है। वो मतलब वो इतना अच्छा नहीं बोल सकते होंगे तो शायद, क्या इसलिए कह मुझे सकते आगे हैं कर दिया। जांच पर, क्या कहेंगे? नहीं, जांच तो बहुत अच्छी चीज है। देखिए, एसआईटी का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, प्रशासन ने गठित कर दी है। बड़ी संस्था थी। बाबा जी के 10,000 शिष्य थे। बाबा जी के उपरांत सबको एक लाइन में, सबका मतलब बोलते हैं कि मन समझाया नहीं जा सकता। तो कुछ लोगों को अगर आपत्ति है तो उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई। और कर क्या सकते हैं? प्रशासन की वचन। और प्रशासन भी क्या करेगा? उसने टीम गठित कर दी। तो प्रशासन की टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जब आएगी तो वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी जाएगी। उसके हिसाब से प्रशासन काम करेगा। और एसआईटी गठित होने के बाद क्या हो गया कि जो मतलब बाजार में बातें हो रही थी वो बंद हो जाएगी। अब एसआईटी के जिम्मा है ना। तो तो स्वामी जी, क्या है ब्रह्मानंद जी, है क्या यह आश्रम में? हमारे क्या गुरु भाई क्या? है। हम सब सन्यासी, देखिए सन्यासी का कोई ओहदा नहीं होता है। कुछ लोग जो एक दो लोग महामंडलेश्वर हैं, वो हमारे वरिष्ठ हैं पंडित में। और हम सब सन्यासी हैं, हम सब गुरु भाई हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। लेकिन क्या होता है कि गुरु बाप के समान होता है। बाप के जाने के बाद में 5 भाई बहन में किसी को आपत्ति हो सकती है, किसी को मतलब ये ठीक नहीं हो रहा लग सकता है। तो उसको अधिकार है कि भाई प्रशासन के पास जाए और प्रशासन ही अब उसकी जांच करेगा। अभी पीछे पीछे दिनों मारपीट की बात भी आई है, देखिए, क्या अब क्या आपने? कि 200,000 शिष्य हैं बाबा जी के। तो अब किसी के आपस में दो लोगों को कुछ हुआ तो आवेदक ब्रह्मानंद गिरी महाराज की ओर से एक आवेदन, एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया गया था, जिसमें पायलट बाबा आश्रम में हुई अनियमितताओं के संबंध में एवं पायलट बाबा जी की मृत्यु के संबंध में बरती गई लापरवाही के संबंध में उनके द्वारा एक जांच करने और इसमें अभियोपंजीकृत करने की मुझे एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी क्योंकि मामला बड़ी गंभीर प्रवृत्ति का है और साथ में काफ़ी बड़े पायलट बाबा जी के से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ मामला भी है, इसलिए संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए एसपी सिटी की अध्यक्षता में एक एसआईटी मेरे द्वारा गठित की गई है, जो इनके द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों की जांच भी करेंगे और उसमें अगर इस प्रकार की कोई अनियमितता बरती गई है तो उसको प्रकाश में भी लाएंगे। उसमें जो भी चीज़ आगे इस जांच के उपरांत निकलेगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खबर रुड़की से है, जहां उत्तराखंड के वार्षिक चुनावों का आयोजन किया गया है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर पहले ही वीरेंद्र चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर कृष्ण गोपाल भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां लगातार अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि सभी निजी अस्पतालों को अलर्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार से कोई कोताही मरीज के साथ ना बरती जाए, जिससे डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन पर अस्पताल चल रहा है वह डॉक्टर वहां अस्पताल में मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो उस पर विभाग द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जितने भी फर्जी हॉस्पिटल है आम जनता के द्वारा या मीडिया के द्वारा, और इसमें जैसे हमें सूचना मिलती है, हमारी पूरी टीम आपके संज्ञान में अच्छे ढंग से है कि लगातार इस समय इनका निरीक्षण कर रही है। यदि पेपर सही पाए जा रहे हैं या वहाँ पर जो चिकित्सक जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, उपस्थित है, तो कोई इशू नहीं है। नहीं होता है तत्काल कार्रवाई की जाती है उसके खिलाफ, और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, मेरा तो मीडिया के माध्यम से सभी चिकित्सालय जो चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है, वो जिस पेपर पर जिस चिकित्सक के माध्यम से जिसका उन्होंने अप्लाई किया है उसी के द्वारा ये संचालित करें। अदरवाइज अपने अस्पताल को बंद रखें। किसी भी दशा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो नियमानुसार हमारी कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर की जाएगी। इसके लिए मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि मीडिया के द्वारा समय समय पर मुझे संज्ञान में मिलाया जाता रहा है। जिस अस्पताल के लिए उसके लिए लगातार कार्रवाई जारी है। मैं मरीजों से भी कहना चाह रहा हूँ, आम रुड़की के और हरिद्वार के आम नागरिकों से अपील भी रहेगी, यदि किसी चिकित्सक को दिखाने जा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में, वहां पर उनकी डिग्री जरूर देख लें, और ये भी तय कर लें कि जिस डॉक्टर का नाम उस बोर्ड पर लिखा हुआ है वही चिकित्सक वहां पर उपलब्ध है। खबर खटीमा से है, जहां निकाय चुनाव नहीं होने पर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी द्वारा प्रेस वार्ता की गई। विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि नगर निकाय के कार्यकाल को समाप्त हुए लगभग 1 वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है, फिर भी सरकार निकाय चुनाव नहीं कर रही है। वहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार निकाय चुनाव कराने में देरी कर रही है। ये कहेंगे कि नगर निकाय का जब गठन होता है उसी दिन आने वाले 5 वर्षों बाद जो चुनाव होना है उसका तय हो जाता है, और सरकार 5 वर्ष पहले जो तिथि तय थी उस तिथि पर चुनाव नहीं करवा पाई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार कहीं ना कहीं हिला हवाली कर रही है, कुछ न कुछ बहाने दे रही है, और 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों के चुनाव को 1 वर्ष देर कर। इसका लगभग 1000 करोड़ का बजट है जिससे जनहित के कार्य होते हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में लोगों को रोज के काम पड़ते हैं। किसी का जो है कि परिवार रजिस्टर है, किसी के यहाँ साफ सफाई का मामला है, कहीं पे कूड़े के ढेर हो गए, कहीं बिजली के स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, तो कुछ न कुछ किसी के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, तो लगते हैं लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो 1000 करोड़ का लगभग बजट है उसका बंदर बांट हो रही है, उसके बॉन्ड बनाकर जो है कि धन को ठिकाने लगाया जा रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द जो है कि ये चुनाव कराए जाएं, जिससे कि जो छोटी सरकार है जिसे इसको इस उद्देश्य से बनाया गया कि नेताओं को जो है जनता के नज़दीक किया जाए। इसीलिए पंचायतों का गठन हुआ है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों का गठन हुआ है, और इसीलिए इनकी सुविधा दे सके। और सरकार इसमें सरकार का पूरा फेलियर है, वो इसे नहीं करा पाती। तो बात पेंडिंग है, शासन की पेंडिंग है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों की पेंडिंग है। अब जो है पंचायतों के चुनाव का भी कार्यकाल पूरा हो गया। आज जो है कि ग्राम प्रधानों के और जो है 29 को बीटीसी मेंबरों के, और जो है 2 तारीख को जिला पंचायत का कार्यकाल पूरा हो गया। तो सरकार का फेलियर है कि चुनाव समय पर हो जाने चाहिए थे, उन्हें 1 साल की देरी हो गई, उसके बावजूद भी कुछ अता पता नहीं कि चुनाव तो खबर हरिद्वार से है, जहां अवैध खनन को लेकर निष्काम सेवा आश्रम मात्र सदन के स्वामी शिवानंद सरस्वती ने जिलाधिकारी और खनन अधिकारी पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस वक्त जिलाधिकारी और खनन अधिकारी दोनों ही अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अदालत के आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है। अभी आपने बताया क्या नाम कि जो इधर दरियापुर साइड में ना जो हमारी परमिशन चल रही है मिट्टी की बुक्कनपुर और इधर हरिद्वार तहसील में, इसमें सूर्योदय से सूर्यास्त काम कर रहता है, ठीक है। अगर इसके बावजूद कहीं शिकायत आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और अभी भी एक सांतरसा चौकी में हमने ट्रैक्टर ट्रॉली दिए थे पकड़ के, और यहाँ धनौरी चौकी में भी दिए गए थे। अगर इस संबंध में कोई है तो आप सूचित कर दें, हमको लोकेशन दे दें, उसमें चेक करा लिया जाएगा। जो भी नियमानुसार दंड होगा उसको अधिरोपित किया जाएगा। तो सर उसमें अगर कोई लोकेशन मिल जाए पहले तो हम उस पर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे चेक पोस्ट भी लगे हुए हैं। अगर कोई चेक पोस्ट से जाता है तो
वहाँ तो चालान हो ही जाता है। अगर कोई चोरी छुपे रास्ते से, गाँव के रास्ते से निकल रहा है तो उसमें चेक करा लीजिएगा एक बार। तो उसमें ये है कि भाई नियमानुसार हम तो कहते हैं काम करने के लिए, जो भी रास्ता है अगर रास्ते पे धूल उड़ रही है तो उसके नियमानुसार पानी की छिड़काव के लिए भी हम उनको निर्देशित करते हैं, और यही करते हैं कि वही क्षेत्र का विकास हो और माइनिंग से रेवेन्यू भी आए प्रदेश के लिए, जो हमारा पहला काम है इस सीट पर बैठने के नाते। और हम ये चाहेंगे कि आम जनमानस को कोई भी इससे हानि ना हो। ये हमारा निर्देश है। जो भी ठेकेदार हैं, काम करने वाले हैं, उनके लिए ये निर्देश भी है और एक सलाह भी है उनके लिए। ले गया था तो हम बोले कैसे ले जा रहे हो, तो हम परगना मजिस्ट्रेट हैं, हम अपने जवाबदेही पर ले जा रहे हैं। दूसरे दिन मरा है, आज तक हमको सूचना नहीं दिया है कि सालन जी नहीं रहे। अरे जांच कौन करेगा? निगमानंद में सीबीआई का जांच चला है, सीबीआई को करोड़ रुपया दे करके ये कर दिया। अभी तक हम केस लड़े हूँ, उसी संदर्भ में गए हैं, जज को खरीद लेता है। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जो सब देखा है। ये कहा है कि हम परगना मजिस्ट्रेट, हम अपने जवाबदेही पर ले जा रहे हैं। और यहाँ पर पूर्ण स्वस्थ थे, वो जाने का विरोध भी किए थे। 24 घंटा के अंदर में एम्स में डेथ डिक्लेयर कर गए। एम्स तो हत्यारा है। सब कुछ उनको जांच हुआ, देखा पोटासियम की कमी आ रही, पोटासियम की कमी है तो पूरा कर दो, मर कैसे जाएगा? तो हत्यारा नहीं है तो क्या है? आज देखते हैं पद्मावती का, आप लोग खोलिए पद्मावती, साध्वी पद्मावती खोलिए, देखिएगा क्या हालत किया। आज इसकी हालत ये किए हुए है। ये लोग हत्यारा नहीं है तो क्या है? हत्यारा किसको कहते हैं? मैसेज होकर के छुरा लेकर मारने के लिए आएगा, गोली लेकर मारने के लिए आएगा, और उसको हरिद्वार में रखता है और सब साधु के पास जाता है। ये साधु सब यहाँ का, गंगा से इसको प्रेम नहीं है, पर्यावरण से प्रेम नहीं है, धर्म से प्रेम नहीं है, केवल भंडारा खाने से प्रेम है और मंदिर में खूब चढ़ो हुआ आवे, उसी से प्रेम है। तो ये वस्तु स्थिति है हरिद्वार की। मेरी इस हालत का जिम्मेदार त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उसी ने मुझे 11 बजे रात में उठाया और भी पॉइजन दे दिया और मुझे कलंकित भी किया। मैं माँ गंगा के लिए अनशनरत थी, तपस्यारत थी। मैं माँ गंगा को विरल बनाने के लिए तपस्या कर रही थी। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, चलती थी, सब काम करती थी और पूरा किचन भी संभालती थी। वो ले जाकर मुझे आगे तो कलंकित करने की कोशिश किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद जब मैं बहुत विरोध की तब उसने मुझे पॉइजन दे दिया, जिसके कारण मैं अभी तक स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। खबर खटीमा से है, जहां सर्राफ पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खटीमा उत्तराखंड एवं संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल मधुबनी बिहार के विद्यार्थियों के मध्य उत्तराखंड एवं बिहार की सांस्कृतिक जागरूकता और सहभागिता बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 10 बजे हुई, जिसमें दोनों विद्यालयों के प्राचार्य, प्रबंधक, समन्वयक एवं शिक्षकों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। चाहूँगा कि ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है और दो कल्चर के बीच में, और ये जो स्कूल आया है ये है संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल, और ये बिहार के एक फूलपरास छोटा सा कस्बा कह सकते हैं। और वहाँ से बच्चे जो आए हैं, बच्चे बड़े डिसिप्लिन हैं, और इसका मेन जो मकसद ये है कि बिहार का कल्चर, और ये बच्चे जब आते हैं यहाँ उत्तराखंड में तो यहाँ के बच्चों के माध्यम से वो क्या सीख करके ले जाएंगे। तो ये कल्चर का ये आदान प्रदान की जो व्यवस्था है, ये हम इससे ये करना चाहते थे, बच्चों को रूबरू कराना चाहते थे। देखिए, हर प्रदेश की अपनी एक विशेषता होती है। बिहार की अगर हम बात करें तो वो जो होता है, बिहार जो है अपने आप में एक पूरी दुनिया को अगर कहें तो प्रकाश देने वाला बिहार शुरुआत में। और उत्तराखंड देखें, कहते हैं ना कि एबोर्ड ऑफ गॉड, लैंड ऑफ गॉड्स। तो बिहार जहाँ पर सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो वो बिहार से है, और सारे लैंड ऑफ गॉड देवभूमि जो है उत्तराखंड, तो दोनों की अपनी अपनी महत्ता है और इससे बच्चे बड़े सीखते हैं आकर के। और ख़ास करके जब देखें इस तरह के प्रोग्राम से क्या होता है कि बच्चे अपने शिक्षकों के साथ, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखें कि उनके खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बच्चों के साथ हैं,
तो ये जो शिक्षा है, इस तरह की अगर शिक्षा अगर हर स्कूल अगर अपना लें तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घूम करके जो एक अमिट छाप छोड़ देता है बच्चों के मस्तिष्क पर, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो आज सामूहिक रूप में बिहार के बच्चे अपना प्रोग्राम लेकर के आए थे, उनका जो अपना मिथिला का जो और कहते हैं कि विदेशिया जो वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग अभी बहुत अच्छा लगा कि वहाँ की मैनेजमेंट ने यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स को और कुछ शिक्षकों को मधुबनी पेंटिंग दे करके, और यहाँ वहाँ का जो सॉल है जरा बड़ा फेमस, और वहाँ की जो टोपी है उस रीजन का, मिथिला और विदेह का, वो दे करके सम्मानित किया। यहाँ के जो बच्चे हैं डांस, खास करके छोलिया और जो बड़ा ट्रेडिशनल डांस है उत्तराखंड का, इन्होंने वो उन बच्चों के सामने, बिहार के बच्चों के सामने वो प्रेषित किया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। 11 किलोमीटर दूर बिहार में एक छोटा सा कस्बा भी आप नहीं बोल सकते ठीक से, वो फुलपरास है मधुबनी ज़िला में। जैसे यहाँ तो अभी मुझे पता चला कि 10 किलोमीटर में नेपाल बॉर्डर है, हम भी करीब 20 किलोमीटर के दायरे में नेपाल बॉर्डर पे ही हैं। और बड़ी छोटी सी जगह पे अमूमन गरीब लोग, अमूमन बहुत पैसा नहीं है, भौगोलिक विसंगति बहुत ख़राब है, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ापन है। वहाँ पे हमने, और जब सरकारी शिक्षण व्यवस्था थोड़ी सी ध्वस्त हुई तो हमारे पास एक ऑप्शन आया कि नहीं भैया, ऐसी जगह पे बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोला, और करीब पिछले 16-17 से हम लोगों ने हरियाणा से शुरू किया था। उसके बाद हरियाणा, बंगाल, अभी हैदराबाद में थे पिछले साल, उससे पहले चंडीगढ़, शिमला, दिल्ली, मतलब विभिन्न स्टेट्स में जाते हैं स्पेशली। और खासकर इस बार जो उत्तराखंड आए और यहाँ जो बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, शायद पूरे ये 8वां या 9वां हमारा क्या बोलते हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो मुझे लगता है टॉप पे यहाँ की आवाभगत, यहाँ की स्वागत, यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस, सब चीज़ लाजवाब मतलब। और जैसा कि आपके हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया आपको कि बच्चे जो किताबों के ज़रिए जो सीखते हैं उससे ज़्यादा मूवमेंट के ज़रिए सीखते हैं, और चलते चलते जो सीखते हैं, दुनिया देख देख के जो सीखते हैं, तो वही सिखाने की एक कोशिश है। जो बिहार के बच्चे यहाँ आए और यहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट किए, एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज किया, साथ में मिथिला की परंपरा के हिसाब से हम लोगों ने इन लोगों को स्वागत किया, और इन लोगों ने वो टीका और वो जो भी, मतलब ज़बरदस्त ट्रेमेंडस प्रोग्राम। सर, बात शिक्षा में समरूपता तो अलग अलग तरीके से देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ की सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कुछ और होगी, CBSE बोर्ड का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, ICSE बोर्ड कुछ और हिसाब से चलता है, जो उत्तराखंड बोर्ड होगा उनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। रही शिक्षा की समरूपता की बात, तो बस हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें लग रही है कि किताबी शिक्षा के अलावा 2-3 चीज़ें, जैसे डिसिप्लिन सिस्टम, थोड़ा सा अगर बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए इंटर तक मिनिमम, जो कि संभव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शिक्षा ऑलरेडी थोड़ी सी कहीं ना कहीं नैतिकता का पतन तो दिखता ही है मोबाइल की वजह से। बाकी ये शिक्षा की समरूपता क्या, सारे भारत में एक ही समान एजुकेशन पॉलिसी है, अब वैसे भी NEP आ रही है, तो समरूप ही है। लास्ट, खूब मन लगा के पढ़ें, खूब खेलें, खूब खाएं। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर इंसान हेल्दी होगा तभी दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। उसके लिए अच्छा खाएं, अच्छा खेलें, अच्छी पढ़ाई करें। और स्टूडेंट्स के लिए मेन संदेश यही है कि अगर उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो 5 से 10 साल के बाद वो लोग अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। जितना संभव हो मोबाइल से दूर रहें, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें। मैं खासकर अपने रेंज में जो मैं देख पा रहा हूँ अपने बच्चों को या जहाँ पे भी, वो बहुत ही ज़बरदस्त इसका साइड इफ़ेक्ट आने वाला है। और बाकी जब विदेशों में सारे कंट्री धीरे धीरे बैन कर रहे हैं 18 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए, पता नहीं हमारे यहाँ क्यों 2 साल के बच्चे को भी यूट्यूब पे देख के ही खाना खाना पड़ता है, मुझे नहीं समझ आता। बस बच्चों के लिए संदेश। थैंक यू सर। आज के बुलेटिन बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।